जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स की। दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी के टोटल 36 हॉटस्पॉट्स अभी तक जाने जाते हैं और उनमें से 4 इंडिया में हैं। ये 4 हैं इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका जिसमें वेस्टर्न घाट भारत में है, सुंडालैंड जिसमें निकोबार का कुछ हिस्सा आता है, हिमालय, और 2 और हैं जिनकी अब चर्चा है कि ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शामिल हो सकते हैं। ये हैं सुंदरबन और तराई दुआर के जो सवाना ग्रासलैंड है, उनको शामिल किए जाने की बात है। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स क्या हैं, आइए इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बायोडायवर्सिटी किसे कहा जाता है। जो टर्म है बायोडायवर्सिटी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बेसिक जो अर्थ है वो यही है कि जो वैरायटी है और वेरिएबिलिटी है लाइफ और उसके जो फॉर्म्स हैं अर्थ पे, उनमें उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की तो हम इसे 3 लेवल्स पर देखते हैं, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल वेरिएशंस के टर्म्स में। जेनेटिक लेवल पर अगर आप देखें तो जैसे डॉग है, डॉग को आप देखते हैं तो ये एक ही स्पीशीज है, लेकिन इसके डिफरेंट ब्रीड्स जो हैं वो एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। जर्मन शेफर्ड या पोमेरेनियन, पग, ये सारे अलग अलग दिखते हैं बिल्कुल, जबकि ये सिर्फ एक ही स्पीशीज से आते हैं, डॉग की स्पीशीज से। स्पीशीज में भी डिफरेंट डाइवर्सिटी है। एक जैसे दिखने वाले कुछ जानवर अलग अलग स्पीशीज के हैं, जैसे टाइगर और कैट अलग अलग हैं काफी एक दूसरे से। अलग अलग स्पीशीज हैं। स्पीशीज का मतलब होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड कर सकते हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हो, तो उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। और फिर आता है इकोलॉजिकल वेरिएशंस। ये कहीं पे डेजर्ट है, कहीं ग्रासलैंड है, कहीं फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और वो अलग अलग बिल्कुल स्पीशीज के वैरायटी को रखते हैं अपने साथ। स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज इवेननेस, अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। इन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। एक बार डिफाइन कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो इसकी डेफिनेशन अगर सरल शब्दों में कहें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मींस द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर एलिया, टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स and the ecological complexes of which they are part. This include biological diversity within species and ecosystem. तो बायोडाइवर्सिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी टर्म वॉल्टर रोजन ने दिया था 1985 में। इनकी डिटेल हम फिर कभी देखेंगे। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है, इनको हम समझते हैं। ये एक बायोजियोग्राफिकल एरिया है जिसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो लार्ज बायोडाइवर्सिटी रिजर्वायर है यहाँ पर, और दूसरा कि वहाँ पर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है उन स्पीशीज का। कौन सी स्पीशीज? जो बेसिकली एंडेमिक है, यानी इन एरिया में एंडेमिज्म पाया जाएगा। एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो किसी खास जियोग्राफिकल लोकेशन पर पाई जाती हैं और उनके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर थ्रेट है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। फिलहाल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को अगर हम देखें तो ये 36 इकोलॉजिकली डाइवर्स लोकेशंस हैं दुनिया भर में, जिसके अंदर लगभग 70% तक का नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो समाप्त हो चुका है। तो हॉटस्पॉट एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कंजर्वेशन की बात कर रहा है कि हम ऐसे एरिया को ज़रूर कंजर्व कर लें, बिकॉज 70% जो ओरिजिनल वेजिटेशन है वो ऑलरेडी यहाँ से समाप्त हो चुका है। तो किसी भी एरिया को अगर हम हॉटस्पॉट कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को हॉटस्पॉट कह रहे हैं, तो किस आधार पे कहेंगे? 2 क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। पहला, इट शुड कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। इसमें आगे आप जोड़ सकते हैं वेस्कुलर प्लांट्स हैं और ये एंडेमिक होने चाहिए। एंडेमिक मतलब ये इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। और दूसरा कंडीशन है कि इट शुड हैव लॉस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। जो इसका ओरिजिनल हैबिटेट था उसका 70% या उससे ज़्यादा आज की डेट में समाप्त हो चुका है, नष्ट किया जा चुका है।
क्या आप जानते हैं कि जो धरती के ऊपर लाइफ है वो 5 मास एक्सटिंक्शंस को सरवाइव कर चुकी है, और बायोडाइवर्सिटी के भी मास एक्सटिंक्शंस अब तक हुए हैं धरती की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके अंदर। क्यों हो रहे थे वो? मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, उसके बाद आइस एजेस आए, मीटेराइट बहुत सारे आकर इम्पैक्ट करते हैं हिस्टोरिकल आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, या फिर कॉन्टिनेंट्स की क्लैशेस हुए, पेंजिया था वो डिफरेंट तरीके से टूटता हुआ चला गया। तो कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का समय शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इसका और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से ये चीज़ होगी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। हम अपनी लाइफ टाइम में तो शायद ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत दूर भी नहीं है। बात करते हैं भारत की। भारत में लगभग 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का जो है वो पाया जाता है। दुनिया भर की 8% स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है, और उसमें जो हिमालय है, वेस्टर्न घाट्स हैं, इंडो बर्मा रीजन है, और सुंडा लैंड है, ये 4 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स इंडिया में है। और दुनिया भर में जैसे मैंने पहले बताया कि 36 है, उनमें से 4 हैं भारत में। हालांकि अभी 2 और नाम सामने आ रहे हैं, सुंदरबन और तराई दुआर सवाना ग्रासलैंड। इन दोनों को भी अब इनमें ऐड करने की बात हो रही है हॉटस्पॉट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डिस्टिंक्टिव फ्लोरा एंड एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं, और इस वजह से इस लिस्ट में अब इनको भी ऐड करने की बात चल रही है। तो सबसे पहला जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत में वो है हिमालय। तप्त क्षेत्र जो हॉटस्पॉट है ना, उसको हम हिंदी में बोलें तो तप्त क्षेत्र या तप्त स्थल, तप्त स्थल या तप्त क्षेत्र बोलते हैं किसका? जैव विविधता का। तो जैव विविधता के तप्त स्थल इन्हें हम कह सकते हैं, तप्त स्थल या तप्त क्षेत्र। तो हिमालय सबसे पहला है इनमें, और ये दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, क्योंकि यहाँ माउंट एवरेस्ट है, आप जानते हैं सारे लोग। तो हिमालय पूरा का पूरा इसमें आता है। जो भारत के अंदर हिमालय है उसको हम भारत में मान सकते हैं, बाकी ये नेपाल में भी है। और इसके अलावा कुमाऊं, जैसे भारत के अंदर देखें तो वेस्टर्न हिमालय के अंदर कुमाऊं गढ़वाल, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर है, और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। तो इस तरीके से हिमालय जो है वो काफ़ी एक अच्छा, खास तौर पे जो फुट हिल्स हैं वहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स वहाँ में देखने को मिलते हैं, खासतौर पे जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके आधार पर इसे डिफाइन किया जाता है। क्योंकि हॉटस्पॉट्स का डेफिनेशन हमने पहले ही बताया कि वेस्कुलर प्लांट्स के आधार पर किया जाता है। प्लांट्स ही क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि एनिमल्स को आसानी से स्पॉट करना मुश्किल है। प्लांट्स आर स्टैटिक, तो उनको देख पाना आसान होता है, और उनके बेसिस पर वहाँ पर जो फौना है उनको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया भी है इसका, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी आते हैं, और नेशनल पार्क्स भी हैं काफ़ी सारे। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर लें हिमालय के अंदर, और एंडेमिज्म की बात कर लें, तो यहाँ पर जो लार्ज बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जिनके अंदर वल्चर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोज, ये सारे आ जाते हैं। तो लगभग 10,000 ऐसी स्पीशीज हैं प्लांट्स की जो हिमालय में रहते हैं, और उसका जो 1/3 है वो एंडेमिक है। यानी लगभग 3300-3400 के करीब एंडेमिक स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, एंडेमिक का मतलब है कि वो कहीं और नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आप अगर चाहो तो इसका एक पॉज करके देख सकते हो नंबर्स, जो कि एक एस्टिमेट है, एंडेमिज्म का परसेंटेज भी देख सकते हो। दूसरा है वेस्टर्न घाट, और इसे हम कहें तो ये सह्याद्री रेंज है, जो अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो गुजरात यहाँ से होता हुआ अगर हम साउथ में जाते हैं, तो यहाँ से साउथ सदर्न टिप ऑफ गुजरात से लेकर पूरा ये साउथ का जो ये वेस्ट का जो ये कोस्ट है अरब सागर से जाता हुआ, वहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इंडिया के बायोडायवर्सिटी में रिसेंटली ही ऐड किए गए कह सकते हैं। हालांकि पहले शुरू में 2 ही थे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय ऐसे करके। आज से 10-15 साल पहले जब शुरुआत में भारत में 2 ही थे, फिर 4 हो गए। तो ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें श्रीलंका भी एडेड है। श्रीलंका क्योंकि भारत में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका है यहाँ पर।
तो इसमें काफ़ी सारा जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके कुछ डिटेल्स यहाँ पर भी लिखे हैं हमने। तो वेस्टर्न घाट को हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है, और गुजरात से लेकर केरल तक, जैसे कि मैंने यहाँ छोटा सा एक मैप बनाकर कोशिश की दिखाने की, इस तरह से ये फैला हुआ है। और डेसिडुअस ट्रीज यहाँ पर खूब सारे पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट है केरल के अंदर, आप जानते हो, मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाया था। जो केरल में आपका साइलेंट वैली है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखा है कि साइलेंट वैली को साइलेंट वैली क्यों कहा जाता है। आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। यहाँ पर 62% ऑफ द रेप्टाइल्स हैं वो कहीं और नहीं देखे गए थे, यानी एंडेमिक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पर रिचनेस आपको देखने को मिलती है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी और एंडेमिज्म की बात करें इस एरिया में, तो काफ़ी बड़े नंबर्स में यहाँ पर आपको स्पीशीज मिलेंगे, जिसमें 3000 ऐसे हैं जो इंडिजिनस हैं। और वेस्टर्न घाट जो है वो मसालों का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च और इलायची जैसे मसाले आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अगस्त्य मलाई हिल्स या उसके आसपास के रीजन में मिलते हैं, सदर्न इंडिया में। 450 बर्ड स्पीशीज हैं, 140 मैमल्स, 260 रेप्टाइल्स। दीज आर जस्ट रफ नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े से। 175 एम्फीबियंस हैं इस एरिया में जो रहते हैं। और तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये गॉर्जियस है ये का पूरा, और अनकॉमन है, क्योंकि इस तरह के स्पीशीज रिचनेस कहीं और देखने को मिलती नहीं है। लेकिन खतरा है कि यहाँ एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से इनका जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी बना हुआ है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ टाइप को हमने डिफाइन किया है, उनके नंबर्स, उनके स्पीशीज़, उनके एंडेमिक कितने हैं, एंडेमिज्म का परसेंटेज कितना है, ये यहाँ पर बताया है। आप पॉज करके इनका नोट्स ले सकते हो। इंडो बर्मा रीजन जो है, तो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, अब देखो बर्मा तो भारत का हिस्सा नहीं रह गया था 1935 के बाद, लेकिन इंडो बर्मा रीजन का जो अगर हम देखें हॉटस्पॉट में, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है अपना, वो पूरा इसमें आता है। साथ में म्यांमार, तो म्यांमार अगर भारत में नहीं है, आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट इंडिया का जो नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उसको हम इसमें रखते हैं। और इसके अंदर 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है ओवरऑल। और इसके अंदर आपको देखने को क्या मिलेंगे, तो बिग एंड एंटलर्ड मुंताज, एनामाइट मुंताज, ग्रे स्नेक्ड डाउस, और इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि और कहीं नहीं पाए जाते हैं। और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे कि वाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन, ग्रे क्राउन्ड क्रोकियास, तो ये सारे के सारे और कहीं देखने को हमें मिलते नहीं हैं। तो ये रीजन में काफ़ी स्पीशीज आपको एनिमल्स की, बर्ड्स की हमें देखने को मिलती है। तो जो इंडो बर्मा रीजन है उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी और एंडेमिज्म की बात करें, तो 13,500 से अधिक प्लांट स्पीशीज और 1300 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज यहाँ हमें देखने को मिलती है। और इसका जो एक पेक्यूलियर तरीका है, क्लाइमेट का जो पैटर्न है, हिस्टोरिकल जो पैटर्न है क्लाइमेट चेंजेस का, या फिर टेरेन जो इस जगह की है, उसको एक पेक्यूलियर तरीके से बायोलॉजिकल वैरायटी का पैटर्न प्रदान करती है। और यहाँ पर बहुत सारा एंडेमिक स्पीशीज भी हमें देखने को मिलता है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट के भी पैचेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ एक रिवर बेसिन के आसपास भी हमें कुछ हॉटस्पॉट्स के जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, उनके डिविजन्स हमने यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज, स्पीशीज और एंडेमिज्म के परसेंटेज के आधार पर दिखाए हुए हैं। तो भारत का जो तीसरा बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वो है सुंडालैंड। और भले ही ये दुनिया के सबसे बड़े जो आइलैंड वाले क्षेत्र बोर्नियो और सुमात्रा के बीच में आता हो, जिसमें जावा के और सुमात्रा के हिली रेंज और जावा के जो वॉल्केनिक फर्टाइल रेंजेस हैं, जावा और बाली के, वो सब आते हों। लेकिन अगर भारत की सिर्फ बात करें, तो भारत का निकोबार निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ पर सुंडालैंड हमें देखने को मिलेगा। भारत में से ज़्यादा ये कहीं और विस्तार नहीं करता, सिर्फ निकोबार में करता है। और यहाँ पर मैनग्रूव्स और सी ग्रास बेड्स देखने को हमें मिलते हैं, कुछ कोरल रीफ्स भी देखने को मिल सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है मरीन रिसोर्सेज का, उसकी वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी के
उसको डेंजर है। हालांकि यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को ग्लोबल बायोस्फीयर रिजर्व 2013 में डाला गया था, लेकिन बेसिकली निकोबार ही है जहाँ पर सुंदरलैंड का हमें ज़्यादा कवरेज देखने को मिलता है। अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी और एंडेमिज्म की बात करें सुंदरलैंड के अंदर, तो यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जो 25,000 स्पीशीज हैं वैस्कुलर प्लांट्स की, और उनमें से 60% ऐसी हैं जो एंडेमिक हैं, क्योंकि वो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स भी मिलते हैं यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं उनकी जो ऐड किए जा सकते हैं भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर, यानी सुंदरबन। तो सुंदरबन जो है इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, और इसमें मैंग्रोव्स का काफ़ी महत्व है। और मैंने एक इंटरनेशनल डे ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो जुलाई में बनाया जाता है किसी दिन, वो आप देखिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये बंगाल, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, यहाँ पर काफ़ी देखने को हमें मिलते हैं इस रीजन में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्पीशीज रिच ये एरिया बनाता है। इसके साथ साथ बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, स्पाइडर, रेप्टाइल्स, ऑयस्टर्स, क्रैब्स, ये सब के सब बहुत सारे इस जगह पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बनता है, और उस वजह से यहाँ पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन बन जाता है। यहाँ पर 50 के करीब मैमेलियन स्पीशीज है, जिसमें एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर है। इसके अलावा हमें मंगूज, कुछ मंगूज की स्पीशीज भी मिलते हैं, और उसके अलावा लेपर्ड कैट, जैकाल, इंडियन फॉक्स, ये सब चीज़ें भी हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और 356 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो ये एरिया है ना, धीरे धीरे देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये थ्रेट इस एरिया पर बढ़ रहा है कि स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन का रेट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा जा रहा है। इस वजह से इसे सुंदरबन को भी अब हॉटस्पॉट में शामिल करने की बात की जा रही है। तो जो दूसरा नया एडिशन हो सकता है वो है तराई दुआर सवाना ग्रासलैंड। तराई दुआर सवाना ग्रासलैंड क्या है? ये एक कंटिन्यूएशन है इंडो गैंजेटिक प्लेन का। इंडिया, नेपाल और भूटान के जो फुट हिल्स हैं हिमालय के, जो स्मॉल लो लैंड इको रीजन बनता है बेस ऑफ हिमालय पे, वहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 16 माइल्स का इसका चौड़ाई है। और यहाँ जो गंगा का जो बेसिन है नेपाल के ईस्ट में, उसको हम तराई कहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ने पर जो दुआर, ये वेस्ट बंगाल, भूटान और असम के ईस्ट, जो ब्रह्मपुत्र के ईस्ट में जो रीजन है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रासलैंड का ये एक घर है। और ये बहुत सारे इंडेंजर्ड और अनकॉमन स्पीशीज का भी घर है। तो इस वजह से इसका संरक्षण ज़रूरी है, और इसलिए इसको शामिल करने की बात की जा रही है। और अगर हम सॉइल क्वालिटी और रेनफॉल पैटर्न की बात करें, तो जो तराई दुआर का जो सवाना ग्रासलैंड है, वो एक पैच वर्क है टॉल रिवर बैंक ग्रासलैंड्स का, सवाना और एवरग्रीन डेसिडुअस वुड्स का भी। और ये रीजन में अगर हम स्पीशीज की बात करें तो 366 बर्ड स्पीशीज और 115 मैमल स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।